चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव कह सकते हैं देखने को मिला, जहां पे शुरुआती गैप डाउन जो संकेत ओवरनाइट थे और उसके बाद निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी इंडेक्स ने दिखाई। रिकवरी थी निफ्टी बैंक में, रिकवरी थी आईटी में, जो कि ओवरऑल इंडेक्स को रिकवरी दे रहे थे। और उस रिकवरी के बाद फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई सेकेंड हाफ लास्ट आवर में, और फिर निचले स्तरों से वापस रिकवरी देखने को मिली। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसलिए आपको कहा जा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी और सबसे ज़्यादा आज जो की ड्राइवर थे मार्केट में वो थे आईटी में अर्निंग्स की शुरुआत आज शाम से होगी। इनफैक्ट अर्निंग की ही शुरुआत आज शाम से होगी, जिसमें आईटी में टीसीएस के नंबर्स आएंगे और बाजार अनुमान लगा रहा है कि शायद बेटर साइड पे नंबर आते दिखाई पड़े, लेकिन कुछ हद तक बाजार ने ये डिस्काउंट कर लिया है आज ही। तो कल शायद सेल ऑन न्यूज़ ना हो जाए, जैसे ही आईटी के नंबर्स आएंगे और कहीं खराब आ गए तो और ज़्यादा बिकवाली आएगी। तो टीसीएस वैसे भी 28 के मल्टीपल पर है, 25 इसका 10 साल का एवरेज मल्टीपल है, तो बहुत दूर नहीं है। अगर ख़राब नंबर आ भी गया तो 25 तक ही जाएगा मैक्सिमम, यानी कि वो रेंज बनेगी 2625 या 2580, उस रेंज तक मैक्सिमम जाएगा। तो उसके बाद फिर घूम जाएगा। सो उस हिसाब से आप देख के चलिएगा, लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली सिचुएशन है। उसके अलावा इन्फोसिस में मूव था, आज डिहाई के आसपास जाके बंद हुआ इन्फोसिस। बाकी आईटी कंपनी में एचसीएल, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सभी डिहाई के आसपास बंद हुए। और मूव था सीमेंट में, इंडिया सीमेंट के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। सिलेक्टिव फार्मा तेजी में था, बाकी कंसोलिडेशन था। बहुत ज़्यादा किसी में डैमेज नहीं था, ना बहुत ज़्यादा कोई तेजी थी। थोड़ा बहुत प्रेशर था इंडिया बुल्स ग्रुप के अंदर, आज बिकवाली देखने को मिली। वहाँ पर तो हमेशा से ही न्यूज़ फ्लोज रहते हैं, उसी का इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज, अलग अलग इम्पैक्ट स्टॉक्स पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, अच्छा, एनी रीजन आरवीएनएल अप फॉर 8% और इट्स अ ब्रेकआउट। दास साहब, इस पे आज सुबह खिलाड़ी नंबर 1 शो जब मैं कर रहा था तो मेहुल चौकसी ने इसमें कॉल दी थी बाय साइड पे, और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें एक ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट आपको शायद 40 या 45 तक के जोन्स की बात उन्होंने की थी। और बाकी मतलब ये मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक है, तो आप मोमेंटम मिलता रहे, आपको प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा थोड़ा आप ऊपर के लेवल से जोन पे निकलते रहिए। उनका ये कहना था कि 38 के ऊपर सस्टेन कर गया, 36 या 38 के जोन्स बोले थे, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप इसमें तेज़ी देख सकते हैं और ये 40 के आसपास ले आ सकता है, और वो तेज़ी है ही। और ऑब्वियसली बात है वो पूरा तो वेट करेंगे नहीं 45 तक का, वो पहले पैसा लेकर निकल जाएंगे, मतलब उनकी कॉल पे जो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे देंगे। तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी रणनीति बनाइएगा। ओके, मसगांव है 60 185 के भाव पर। भूषण साहब बहुत बढ़िया दाम पर खरीदारी है, वहां से 3 गुना, शायद 3 से भी ज़्यादा, 4 गुना होने वाला, 4 गुना भी हो चुका होगा, 5 गुना होने वाला है। तो 5 गुना होने वाला तो बहुत आसान है, 65 है ना, 15 शेयर बेच दीजिए, बाकी 50 फ्री के हैं। और ज़्यादा आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट भी लेना है तो एक काम करिए, आप 35 शेयर बेच दीजिए, 20 शेयर रख लीजिए, या एटलीस्ट आप हाफ एंड हाफ में अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तो ऐसा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रणनीति। एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट लेकर आप निकल जाएं, लेकिन सारा पैसा लगा कर बने रहना ये सो फार ठीक नहीं है। तो एटलीस्ट कुछ पैसा लेकर निकल जाएं और बाकी पोजीशन के साथ बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, डी मार्ट, इलियास सर अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको इस स्टॉक के लिए, क्योंकि इसके नंबर्स अवेटेड हैं, शायद 12 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं। तो नंबर्स को देख के ही आप कोई कॉल लीजिएगा, कि इतना पास आने के बाद तो अब आप नंबर ही ज़्यादा पहली प्रेफरेंस रखिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने Q2 का अपडेट दिया था, वो अपडेट तो ठीक था और अच्छे नंबर्स थे उसमें, लेकिन अब उसके बाद नंबर्स कैसे आते हैं, कितने स्टोर का इम्पैक्ट, कैसे आउटलुक, क्या कमेंट्री, क्या एनालिस्ट मीट, ये सब चीज़ें रहेंगी, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़, तो उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि अब आप बिल्कुल ही 4-5 दिन पहले ही खड़े हैं नंबर से, तो एटलीस्ट इतना नहीं सोचना चाहिए आपको, अब थोड़ा समय दे दीजिए। आपने नहीं लिया है तो वेट कर लीजिए, अर्निंग्स के बाद कोई रिएक्शन आए नीचे का तब आप एंटर कर सकते हैं। आपने ले लिया है तो अब नंबर्स देखने के बाद ही कोई कॉल लीजिएगा। नंबर्स के ऊपर लिया है तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इतनी छोटी अवधि के लिए। ओके, टाटा मोटर 140 और 448 शॉर्ट टर्म के लिए सर मैं माफ़ी चाहूँगा शिव सर, मैं मार्केट को ट्रैक नहीं करता, तो आप गलत आदमी से ही पूछ रहे हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली टाटा मोटर्स में प्रॉब्लम नहीं है एज सच, थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है और JLR के नंबर थोड़े वीक थे तो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ा सेल्स पिकअप आएगा अभी फेस्टिवल सीजन में, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे एटलीस्ट। लेकिन इनके लिए JLR ज़्यादा क्रूशियल है, तो शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप एटलीस्ट देख सकते हैं इसको।
ओके, गारा सिंह साहब का सवाल है, HDFC बैंक टेकन एट 1515 1 ईयर बैक। तो सिंह साहब कोई इशू तो नहीं लग रहा मुझे इसमें एज ऑफ नाउ, आप बने रह सकते हैं अगर आप और समय दे सकते हैं तो। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है अभी भी। देखिए ये पूरे साल को आप ये मत सोचे चलिए कि एक साल में कुछ नहीं आया तो अगले साल भी कुछ नहीं आएगा, या इस साल में ज़ीरो हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने हो सकता है अपर एंड पे ख़रीदा हो, आपका दाम आ गया हो वापस 1, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिया हो, एक कंसोलिडेशन में पूरा साल निकल गया, अगले साल परफॉर्म करें 2। वैसे भी HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का मर्जर है तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, देश की सबसे बड़ी 2 फाइनेंशियल फर्म्स मर्ज होने जा रही हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और एक बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ये वो कंपनियां नहीं है जिनमें आप ये सोचते हैं कि 150 रुपये का शेयर लिया और ये 2-1,500 रुपये का हो जाए, ये उस तरह की कंपनी नहीं है। ये उस तरह की कंपनी की जो साल में आपको 20%, 15%, 17% दे देंगी, जो पिछले 20 साल से एटलीस्ट कर रही हैं। 12 साल का डेटा तो मैंने ही पढ़ रखा है, तो वो तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा, वहीं चेक कर लीजिए। ये कितना हर साल इन्होंने रिटर्न दिया, साल दर साल दिया हुआ है, बेसिक कैलेंडर ईयर पे डेटा है, आप वहाँ चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का रिटर्न ये देते आ रहे हैं तो जो 12 साल में हुआ है, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि वो आगे ना हो। तो आप आराम से बने रहिए, समय दीजिए, ये साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये सिनेरियो ज़रूर रहे कि कभी नीचे जाएंगे तो वापस उतनी स्ट्रांगली पुल बैक भी करेंगे, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, इनमें बहुत मासिव फंड होल्डिंग्स होती हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से बने रहिए। शुड आई बाय इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बजाज ग्रुप लिस्टिंग डे इन फंडामेंटल इज गुड कंपनी टू बाय? दास साहब, मुझे तो ये सभी जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी उन्होंने बोला था कि इसमें IPO में पैसा डालना चाहिए अगर अलॉट होता है तो। लिस्टिंग किस भाव पर होती है, कितने प्रीमियम पर होती है, पता नहीं। किसी ने मुझे ये बात भी बोली कि ये बजाज ग्रुप के साथ इनका इशू चल रहा है सो फार, वो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अगर ऐसा है तो हो सकता है हो, लेकिन ब्रोकरेज फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि एटलीस्ट आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अब तो बंद हो चुका, तो अगर वो नहीं है तो अब लिस्टिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है, कितना हाथ जलाना सही है। आपको आउटराइटली एक आध मौका अगर छूट भी जाए बाजार में, छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ये निकल जाए कोई और आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन किसी क्या पता उस दिन बहुत बुरा दिन हो, बाजार बहुत नीचे आ रहा हो, तो उसके साथ लिस्ट हुआ तो बहुत गैप डाउन पे होगा, या नहीं प्रीमियम हुआ, तो इसलिए अभी रुक जाइए, उस समय कॉल लेना ज़्यादा बेटर होता है कि आपको क्या करना है। बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है तो आप एंटर कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा प्रीमियम है तो एंटर मत करिएगा। एक बहुत बेसिक एटिकेट जो होती है लिस्टिंग के डेट पर, वो एक मतलब मैं उसको मानता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप भी मान सकते हैं, कि जब आमतौर पे कभी लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग वाले दिन ब्लॉक होता है, उसी शेयर में ब्लॉक हो लिस्टिंग के टाइम पर, यानी 10 बजे 10:01 पे 2 मिनट पे, और वो ब्लॉक इंक्रीजिंग टर्म में हो, तो कोई भी बड़ा फंड, इसका मतलब माल ले रहा है तभी उसने ब्लॉक किया है, किसी HNI ने, किसी बड़े फंड ने, किसी बड़े निवेशक ने। और वो फंड अगर इंक्रीजिंग टर्म में ले रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में वो शेयर को खरीद रहा है, इसीलिए इंक्रीजिंग टर्म में उसको भाव नहीं दिख रहा, उसे माल लेने में लगा हुआ है, इसीलिए वो शेयर चल रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम ब्लॉक हो रहा हो और डिक्रीजिंग टर्म में या कॉन्स्टेंट टर्म में हो रहा हो, या ऊपर जाकर फिर नीचे आने में भी ब्लॉक हो रहा हो, तो इसका मतलब कोई एग्जिट कर रहा है। सो बहुत ही कॉशियस चीज़ होती है, बहुत ही कह सकते हैं आप, बहुत कट टू कट इस पर काम करना होता है, लेकिन ये उनके लिए होता है जो ट्रेडर होते हैं। आप अपने हिसाब से इस पर रणनीति बनाइएगा उस समय पर। रेणुका शुगर, मंटू साहब ये बहुत पहले आपने पूछा होता मुझसे, तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था अगर कोई शुगर लेना चाहते हैं तो रेणुका शुगर लीजिएगा, EID पैरी के अलावा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल प्रमोटर है, ये दाम नहीं मिलना चाहिए, और दाम नहीं मिला, वो 24 रुपये शेयर 60 रुपये आ गया। लेकिन अब क्या करें, अब न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है तो थोड़ा अवॉइड करें, जब न्यूज़ फ्लो कम हो जाए वापस तब एंटर करिएगा, क्योंकि जब न्यूज़ फ्लो होता है तो एग्जिट करने का टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए अवॉइड करिए अभी के लिए। एटलीस्ट थोड़ा नीचे मिल जाए तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं, या कंसोलिडेशन में मिल जाए तो। TCS एंड इन्फी रिजल्ट एंटिसिपेशन, अगुन सर बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद TCS में लोग लगा रहे हैं, अगर नहीं आए तो शेयर टूटेगा, अगर उसी दाम पर आए तो भी शेयर टूटेगा, और ख़राब आ गया तो बहुत बुरी तरह टूटेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा TCS, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि ऑलरेडी 40% साफ हो चुका है। ये हो सकता है कि 2900 का पिछला लो था, 2800, 2770, 2760 ये लोस बनेंगे एक शॉट में, लेकिन वो इतने तेज शॉट, इतने तेज़ हिट करके जाएंगे कि शायद चांसेस कम हो कि आपको मिले। तो बहुत थिन लाइन है, 2 दिन में भागा बहुत है, तो ये होगा 3100 से वापस 2900 आ जाए, 2880 आ जाए,
लेकिन बहुत कुछ खोने के लिए यहाँ है नहीं। सेम विद इन्फोसिस, 1360 से चला हुआ शेयर 1460 आ गया है, तो 1360 क्लियर सपोर्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। और बायबैक अगर आ गया इन्फोसिस में तो कुछ और ही ट्रिगर बनेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। कमेंट्री क्रूशियल है नंबर से, तो कमेंट्री ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा नंबर्स के मुकाबले। जेपी एसोसिएट कुछ साल पहले लिया था, इट वॉज अ मिस्टेक एंड टुक इट बाय द एडवाइस ऑफ फ्रेंड। सिंह साहब आजकल तो इसमें खबर आ गई, वो क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपनी बुक्स में से कुछ बेच रहे हैं, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो 20 रुपये का दाम मैंने देखा था। कौन सा जेपी था ये देखा नहीं मैंने, लेकिन अगर जेपी एसोसिएट का दाम 20 रुपये है और आपने 9 रुपये पे खरीदा है, आपके पास 2-2.5 हज़ार शेयर आपने बोले थे, या जो भी शेयर हैं, आप ये कर सकते हैं आधा बेच दीजिए, तो आधा फ्री का हो गया, कैपिटल निकल आया आपका। आधे में पड़े रहने दीजिए, जो भी फैसला आए, जैसी सिचुएशन बने उसके हिसाब से उन्हें पड़ा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे सिंगल डिजिट के स्टॉक को अवॉइड किया कीजिए। वो सिंगल डिजिट आए हैं तो कोई वजह होगी तभी आए हैं, वरना नहीं आते। हम आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ नज़र बड़े FIIs की, बड़े म्यूचुअल फंड की, बड़े DIs की और बड़े HNIs की होती है, तो उनको ज़्यादा पता है कि क्या लेना है। अगर वो दाम उन्हें मिल रहा है और वो नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सोच के ही नहीं ले रहे होंगे। क्यों LIC नहीं लेता 9 रुपये का शेयर, क्यों नहीं वो मल्टी बैगर देख लेता उसके अंदर, क्यों ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, ऐसे बड़े बड़े फंड्स ये सिंगल डिजिट के स्टॉक ले लेते हैं। उनको नहीं दिखता क्या कि ये मल्टी बैगर बन सकते हैं, हम ही को दिखता है खाली, ऐसा नहीं होता। या वो इंस्टाग्राम पे उनको वो रील नहीं आती जिनसे 2 रुपये का शेयर लीजिए 8 रुपये का हो जाएगा टाइप्स। सो अवॉइड, बढ़िया कंपनी को लेकर पहले इकट्ठा कर लिए पोर्टफोलियो में, फिर इन छोटे शेयरों में एक्सपेरिमेंट करिएगा। ओके, टाटा कंज्यूमर वर्सेस गोदरेज कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली, मिश्रा साहब ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो टाटा कंज्यूमर का है। गोदरेज कंज्यूमर का ओवरसीज बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ग्रुप दोनों बेटर है, दोनों पारसी ग्रुप ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन टाटा कंज्यूमर पे आप ज़्यादा बेट कर सकते हैं क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनसे ज़्यादा बेटर होगा, वो नई ऐप के बाद। और रिटेल स्टोर्स भी इनके पास हैं, जो वो अलग अलग जगहों पर स्टार के नाम से शायद इनके रिटेल आउटलेट्स हैं जहाँ माल बेचते हैं अपना, लेकिन गोदरेज के एज ऑफ नाउ नहीं है। हैविंग सेड दैट, कंपनियां दोनों खराब नहीं हैं, दोनों अच्छी हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस है दोनों में से। ग्रुप में टाटा भी तो आ रहा है ना। अच्छा दास साहब, ये यतिन ने जो बात कही है सही कही है कि हाँ, ब्रोकरेज हाउसेस में ऐसी व्यूज़ आ रहे हैं कि इन्फोसिस का ऑप्शन लीजिए, लेकिन ऑप्शन है, कौन सी स्ट्राइक का है ये नहीं पता आपको। दूसरा, आपकी एपेटाइट क्या है उस पर भी नहीं पता। छोटी अवधि के निवेशकों के लिए अलग ही कहानी होती है, लंबी अवधि के निवेशक के लिए अलग कहानी होती है। TCS के नंबर अच्छे आएंगे, दो राय है। अब यतिन को भी पता है, डीलर्स को पता है, तो सबको डिस्काउंटेड ही है ना, अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो TCS भाग गया 2%। लेकिन अगर ज़रा से नंबर इनलाइन आ गए तो ऑब्वियसली बात है, जो पोजीशन लॉन्ग लेके गए वो वाइंड अप करेंगे। जो लोगों ने एंटिसिपेट कर रखा था उससे थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो वैसे ही वो शॉर्ट करेंगे। और मान लीजिए अगर अनुमान से कहीं ज़्यादा खराब आ गए, जो नहीं हुआ, मान लीजिए डीलर्स की बात गलत हो गई और नहीं आए, तो ये बहुत बुरी तरह टूटेगा। तो उस सिचुएशन में इसीलिए ऑप्शन दिया गया कि एटलीस्ट प्रीमियम वाइप आउट होगा, आपकी पूरी कैपिटल साफ नहीं होगी, तो इस लिहाज से आपको ऑप्शन बताया गया था। लेकिन इन्फोसिस में और भी ट्रिगर हैं जो TCS के अलावा है, तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। और ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए कि छोटा निवेशक कौन होता है, छोटा ट्रेडर कौन होता है, मध्यम अवधि का BTST करने वाला कौन होता है और लंबी अवधि का निवेशक कौन होता है। और आपको ये अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखना ही होगा हमेशा कि आप हैं क्या। ट्रेडर हैं तो ट्रेडर रहिए, इंट्राडे खेलिए, खत्म, बाजार बंद, आपका भी पोजीशन खत्म। आप BTST हैं, 2-4 दिन में पोजीशन निकाल के खत्म करिए। अगर आप फंस गए तो स्टॉप लॉस खाइए, निकल जाइए। और तीसरा इन्वेस्टर है तो भूल जाइए, रोज भाव मत देखिए, कुछ नहीं होगा उससे। सो लाइकवाइज यू हैव टू टेक अ कॉल। HFCL अवॉइड करें सर, आपके तो प्रॉफिट आ रहा है उल्टा। 75 रुपये पे मीनाक्षी जी आपको प्रॉफिट है, 500 शेयर 25 रुपये पे लिए हैं, सोफा 75 रुपये मैंने दाम देखा था सुबह, तो बेटर है, 3 गुना तो हो ही गई आपकी पोजीशन, और क्या ही लेंगे इसमें से। बहुत आपको रिस्क लग रहा है तो 400 शेयर निकाल दीजिए, 100 शेयर छोड़ दीजिए, फ्री के हो आपके, तो एटलीस्ट कुछ कैपिटल तो निकल ही आएगा। लेकिन इस कंपनी की सिचुएशन में पहले काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं विद टाइम, तो आप एक बार उसको भी ज़रा पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको मुनाफा मिल रहा है टेबल पर सामने, मुनाफा, अनिश्चितता का दौर है बाजार में, तो एटलीस्ट जो मिल रहा है ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए इससे अच्छा। तो टाटा कम्युनिकेशन बने रहिए गुजराती साहब, अगर आप और लेने की एपेटाइट है और अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आप नीचे ऐड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत झटका शायद एक आध और ले लें मैक्सिमम, लेकिन वो 880 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंटैक्ट है, वो रिसेंट में तो नहीं टूटा, आगे भी शायद ना ही टूटे। तो आप एटलीस्ट उस सपोर्ट को मानकर जितना उसके करीब ले पाए पोजीशन उतना अच्छा है। बाकी आप बने रहें, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समय दीजिए, ये अपने आप बता देगा कि उसमें बने रहने की राय आपको मैं देता हूँ हमेशा।
ओके, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, सर फार्मा बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। कुछ लोग बाय बोलते हैं, कुछ लोग मतलब वैल्यू वाइज बाय दिखते हैं, यूएस एफडीए की वजह से थोड़ा कंसर्न दिखता है। अगर आपका एपेटाइट बड़ा है और आप रिस्क ले सकते हैं तो एक बार को आप बने रह सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में, ऑरोबिंदो में भी और ग्लेनमार्क में भी। ज़्यादा बेटर ऑरोबिंदो है दोनों में से, वो जल्दी पुल बैक लेता है। लेकिन हर दौर की तेज़ी इसमें बेची गई थी सो फार। अब किसी फाइन डे नंबर अच्छे आ गए, किसी फाइन डे यूएसएफडीए क्लीन चिट्स आने लग गई तो बात अलग होगी। लेकिन वो बीच में एक दौर आता है जब इनको यूएसएफडीए बहुत परेशान करता है। तो एटलीस्ट अभी तो आज के दिन दौर में तो वो भाग रहा था पूरा मल्टीनेशनल फार्मा, जैसे अबॉट भागा हुआ था, आज फाइजर भागा हुआ था, तो वो पहली प्रेफरेंस लगते हैं हमेशा। लेकिन इफ़ इन केस आपको लगता है तो ऑरोबिंदो दोनों में ज़्यादा बेटर है, ग्लेनमार्क ऑरोबिंदो में है। रिस्की बेट होंगे, लेकिन इफ़ एपेटाइट आपका ज़्यादा है तो आप एक बार को कॉल ले सकते हैं। ओके, HDBL, सोम डिस्टिलरीज, अमित सर, बहुत बहुत बड़ी तेज़ी, 60 रुपये पहली बार इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था। 60 रुपये का शेयर आज 133-34 पे हाई बना के नीचे लोअर सर्किट पे आ गया है। तो इतना भागने के बाद, दोगुने से ज़्यादा होने के बाद अब थोड़ा घुसना ठीक नहीं है। अब तो एंटर मत करिएगा। दोबारा 110, 109, 100 के ऊपर, 100, 110 की रेंज में कहीं मिल जाए तो एक बार को देख सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है किस सिनेरियो में नीचे आता है, अर्निंग्स की वजह से आता है या एक क्वार्टर की या अदरवाइज। लेकिन वैसे अर्निंग्स के लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे थे, कॉन कॉल भी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से सुनी हुई थी वो कॉन कॉल। लेकिन बेटर यही है कि अभी तो वेट कर लीजिए, थोड़ा 2-3 झटके खाने लीजिए इसको। ये अल्टीमेटली 150 पार कर जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा कि बहुत बड़ी तेज़ी से दिखाई सर्किट चल के, तो कंसोलिडेट करने दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। अभी आउटराइटली मत जाइए, जाना है यूनाइटेड स्पिरिट्स में जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट लिक्विड शेयर है, फंसने के चांसेस कम है। ओके, चलिए एक सवाल और लेता हूँ। इफ रिसेशन केम, हाउ मच निफ्टी विल फॉल अप्रॉक्स? नो आइडिया सर, नो आइडिया, साफ तौर पे। लेकिन इतना पता है कि 1-2 साल रहेगा मैक्सिमम, फिर वही 15% रिटर्न मिल ही जाएगा निफ्टी में। तो 15% साल देगा ही देगा बाजार। वो पिछले 20 साल से दे रहा है, फिर दे देगा। किसी साल 50, किसी साल 0, पिछले साल 58% था, इस साल -2 है। एवरेज निकाल लिए, 25 तो ही किया, अगले साल दे देगा 7-8% या 3-4%, हो गया 15-3 साल का। तो ऐसे ही निकलता है, यही होगा। पहले भी हुआ है, आज भी हुआ, कल भी यही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे चलता रहेगा। स्टॉक पे फोकस करिए, इंडेक्स को मत देखिए। आपको अच्छे स्टॉक नीचे मिल रहे हैं, ऐड करते रहिए। ओके, लास्टली बायोकॉन। शेख साहब, ये थोड़ा कंसर्न तो रहा इसमें। 290 एक अच्छा जोन है जहाँ पे एटलीस्ट बहुत रिस्क नहीं है। कि मैंने एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था इसकी 12-13 साल के पीई को देख के, तो 90 ही दिख रहा था, 292, 290 ही ठीक लेवल दिख रहा था। अभी उसके नीचे भी चला गया था बीच में, लेकिन उसको होल्ड करना चाहिए उसके आसपास के जोन्स, जो पिछला लो था। तो 290 के नीचे आप कहीं भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। सो फार तो ये लग रहा है नंबर्स को देख के, इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर देखते हैं। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वो दिख रहा है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम सवाल बात नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन। तब तक के लिए @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है।